Hello students. Today we will be studying water and mineral metabolism. So water and mineral metabolism पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिनरल्स होते क्या हैं. आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मिनरल की मेटाबॉलिज्म. So सबसे पहले हमारे पास मिनरल्स क्या होते हैं. मिनरल्स हमारे पास ऐसे इनऑर्गेनिक होमोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी डाइट में सप्लाई किए जाने चाहिए ताकि हमारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो स्मूथली चल सके. तो व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक होमोजीनियस सब्सटेंसेस व्हिच शुड बी सप्लाइड इन द diet of an animal or a human so that the physiological processes run smoothly. अभी इसका हमारे पास कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स हेल्प करते हैं. मिनरल्स हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं. उसके अलावा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. ग्रोथ और मेंटेनेंस करवाते हैं टिश्यूज़ की. उसके अलावा हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है उसका जो हमारे पास प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके अंदर रोल प्ले करते हैं हमारे पास मिनरल्स. उसके अलावा हमारे पास जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसके अंदर भी हमारे पास मिनरल्स रोल प्ले करते हैं. तो मिनरल्स हमारे पास कहाँ रोल प्ले करते हैं? सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं. टिश्यूज़ और बोन्स की जो हमारे पास ग्रोथ है उसके अंदर रोल प्ले करते हैं. उसके अलावा हमारे पास क्या करते हैं कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है उसके अंदर रोल प्ले करते हैं. ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर रोल प्ले करते हैं. अब जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 29 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास हमारी बॉडी का 8% बॉडी वेट कवर करते हैं. तो हमारा जितना भी बॉडी वेट है उसका जो 8% है वो हमारे पास किसकी वजह से आता है? मिनरल्स की वजह से. अब हमारे पास जो मिनरल्स है मिनरल्स को हम क्लासिफाई करते हैं मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर. दो क्लासेस आती है हमारे पास, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स. मैक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैक्रो एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं या वो मिनरल्स हैं जो कि हमारे पास प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं. यानी कि जो मिनरल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे पास मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर आते हैं. और माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर या फिर ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, इनके अंदर हमारे पास वो एलिमेंट्स या वो मिनरल्स आते हैं जो कि हमारे पास बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम. और उसके अलावा जो हमारे पास माइक्रो एलिमेंट्स है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो मिनरल्स है ये हमारे पास फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइडेड होती हैं. एसेंशियल, पॉसिबली एसेंशियल और उसके अलावा हमारे पास नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज कर लेती है. अब सबसे पहले जो हमारे पास आज हम मिनरल स्टडी करेंगे वो है कैल्शियम. कैल्शियम जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी. जो कैल्शियम है, कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है. 2% ऑफ हमारा जो बॉडी वेट है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ कैल्शियम. अब कैल्शियम जो है, कैल्शियम हमारे पास कहाँ पे होता है और कैल्शियम का जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या है? कैल्शियम हमारे पास जो हमारे बोन्स की और टीथ की जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है उसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है. कैल्शियम हमारे पास हमारी बॉडी में 1200 ग्राम तक कैल्शियम होता है. अब उसके अंदर हमारे पास जो हमारे बोन्स है और टीथ है उसकी जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम करवाता है. ब्लड कोआगुलेशन के अंदर हमारे पास कैल्शियम रोल प्ले करता है. उसके अलावा हमारे पास मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास कैल्शियम रोल प्ले करता है. उसके अलावा हमारे पास एंजाइम की एक्टिवेशन के अंदर और एसिड और वाटर बैलेंस के अंदर हमारे पास कैल्शियम रोल प्ले करता है. हमारे पास जो कैल्शियम है, कैल्शियम कहाँ रोल प्ले करता है हमारे पास? सबसे पहले बोन्स एंड टीथ्स की फॉर्मेशन के अंदर. उसके बाद हमारे पास कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर. उसके बाद हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन के अंदर. उसके बाद हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन में,
एंजाइम की एक्टिवेशन के अंदर, और उसके अलावा लास्टली हमारे पास जो कैल्शियम है हमारे पास वो मेंटेन करता है एसिड और बेस का बैलेंस। उसके बाद जब अब इस चैप्टर के अंदर जब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें 3 मेजर चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए इस लेक्चर के थ्रू। सबसे पहले फंक्शन क्या है हमारे पास हमारे मिनरल का, उसके बाद हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है मिनरल्स के, उसके बाद हमारे पास लास्टली जो हम चीज़ पढ़ेंगे उसमें आता है कि डिसीजेस कौन सी हो जाती हैं अगर हमारे पास इन मिनरल्स की या तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए या फिर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए। तो हमने अभी कैल्शियम स्टार्ट करा, कैल्शियम के अंदर हमने फंक्शंस कवर करे। सेकंड आता है हमारे पास सोर्सेस। अब कैल्शियम के हमारी बॉडी में हमारे पास डाइट से कैसे कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसके अंदर हमें कैल्शियम मिलता है। सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम अवेलेबल होता है। मेजर सोर्स जो है कैल्शियम का वो है मिल्क। उसके अलावा जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड है, चीज़ है और हमारे पास बटर मिल्क है, तो इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम अवेलेबल होता है। उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास कैल्शियम अवेलेबल होता है। अब कैल्शियम के अंदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे पास आता है वो आता है कि हमारी जो 98% बॉडी का कैल्शियम होता है वो बोन्स के अंदर होता है और सिर्फ 2% जो कैल्शियम है वो हमारे पास ब्लड कैल्शियम होता है, यानी कि ब्लड के अंदर होता है। और ब्लड कैल्शियम जो है वो भी हमारे पास मेजरली प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो ये हमारे पास 2% कैल्शियम होता है जो कि हमारे पास ब्लड के अंदर या फिर प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, उस कैल्शियम को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कैल्शियम। The calcium which is present in blood, specifically in the plasma, is known as physiological calcium. अब जो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल कैल्शियम होता है ये हमारे पास 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। या तो ये हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होगा, या तो हमारे पास कैल्शियम जो है वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होगा जो कि हमारे पास आयोनाइज्ड होगा, या फिर हमारे पास जो कैल्शियम होता है वो बाउंड होता है, या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, या फिर इसको बोलते हैं अनआयोनाइज्ड कैल्शियम। तो जो ये अनआयोनाइज्ड कैल्शियम होता है इसके अंदर जो हमारे पास बाउंड कैल्शियम होता है या फिर नॉन डिफ्यूजेबल कैल्शियम जिसको बोलते हैं, वो कैल्शियम हमारे पास ब्लड के अंदर जो एसिड और बेस की हमारे पास मेंटेनेंस करवा रहा था फंक्शंस के अंदर हमने अभी पढ़ा, वो हमारे पास कैल्शियम रोल प्ले करता है। जो हमारे पास आयोनाइज्ड कैल्शियम है और उसके अलावा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो सिट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कैल्शियम हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, ये दोनों कैल्शियम्स हमारे पास डिफ्यूजेबल होते हैं, यानी कि ये कैल्शियम जो है ये हमारे पास डिफ्यूज हो जाते हैं बोन्स के अंदर या टीथ के अंदर, और कैल्शियम का जो हमारे पास मेंटेनेंस है या फॉर्मेशन ऑफ बोन्स है उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक इस ब्लड कैल्शियम के रिलेटेड एक टॉपिक आता है जो कि आता है हमारे पास फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम। अब हमारे पास जो बॉडी के अंदर कैल्शियम है उसको कौन मेंटेन करवाता है? सबसे पहले हमारे पास एक हार्मोन आता है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड हार्मोन हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड में से सिक्रीट होता है। What parathyroid hormone does is parathyroid hormone is responsible for the maintenance of plasma concentration of calcium। तो जो हमारे पास कैल्शियम की प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन मेंटेन करवाता है। अब जो हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन है, जब हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा तब हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होता है। वैसे ही हमारे पास अगर कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाए तो भी हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होता है, और वो हमारे पास क्या करता है फर्दर, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। सेकेंड जो हमारे पास फैक्टर आता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास कैल्शियम का मेंटेनेंस के लिए, दैट इज विटामिन डी।
पास इट इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो जो हमारे पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है वो विटामिन डी की प्रेजेंस में होती है। बिना विटामिन डी के हमारे पास जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं होता बोन्स के अंदर। तो जैसे ही हमारे पास कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है वैसे ही हमारे पास जो विटामिन डी है वो फंक्शन में आता है और वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा देता है बोन्स के अंदर कैल्शियम की। तो जैसे ही हमारे पास विटामिन डी इंक्रीज होगा हमारे पास जो इंट्रासेलुलर या फिर ब्लड कैल्शियम है उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम है वो बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। थर्ड फैक्टर जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने के लिए वो है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जो हमने कैल्शियम की बात करी कि कैल्शियम हमारे पास बाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अनबाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो कैल्शियम हमारे पास बाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स है ये हमारे पास क्या करते हैं, कैल्शियम को बाइंड करके रखते हैं और हमारे पास उनका जो लेवल है वो मेंटेन होता है। जब हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तब हमारे पास जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है, जो ब्लड कैल्शियम है या फिर जो फिजियोलॉजिकल कैल्शियम है उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड फैक्टर है प्लाज्मा फॉस्फेट। फोर्थ फैक्टर है प्लाज्मा फॉस्फेट हमारे पास कैसे वर्क करता है। प्लाज्मा फॉस्फेट जो है वो हमारे पास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैल्शियम के लेवल को। तो अगर हमारे पास कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारे पास प्लाज्मा फॉस्फेट है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है तो अब हमारी बॉडी क्या करती है, प्लाज्मा फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज करवा देती है, जो कि हमारे पास कैल्शियम का लेवल फर्दर डिक्रीज करवा देती है। नेक्स्ट फैक्टर जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अनदर हार्मोन विच इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम की जो हमारे पास लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए। कैल्सिटोनिन हमारे पास कैसे वर्क करता है, जब हमारे पास कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब हमारे पास कैल्सिटोनिन का लेवल भी इंक्रीज होता है। और जब हमारे पास कैल्सिटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है तो वो हमारे पास स्टिमुलेट करता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन द बोन्स। तो हमारे पास क्या होता है, अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए ब्लड के अंदर तब हमारे पास वो ट्रिगर करता है कैल्सिटोनिन का रिलीज, और कैल्सिटोनिन का जब हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है तो कैल्सिटोनिन का जो रिलीज है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम के लिए बोन्स के ऊपर। तो हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी, प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा फॉस्फेट और कैल्सिटोनिन। And these five factors are responsible for the maintenance of the level of calcium in our body. अब इसके बाद हमारे पास आता है diseases which are related to calcium metabolism। तो हमारे पास कौन से ऐसे diseases हैं जो कि हमारे पास which occur due to the disturbances in the level of calcium in the body। तो सबसे पहले जो हमारे पास disease आती है वो आती है टेटनी। देयर इज अ डिसीज कॉल्ड टेटनी। अब टेटनी के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल है डिक्रीज हो जाता है या फिर जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेसीमिया, यानी हमारे पास जब कैल्शियम का जो लेवल है या हाइपोकैलेसीमिया हो जाता है तब उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास टेटनी डिसीज कॉज होती है। अब टेटनी डिसीज के अंदर हमारे पास होता क्या है, ड्यू टू
हमने जब फंक्शंस पढ़े थे कैल्शियम के, तो हमने पढ़ा था कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास कैल्शियम जो है वो रोल प्ले करता है। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अगर हमारे पास कैल्शियम रोल प्ले कर रहा है, तो अगर हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा कैल्शियम का लेवल, तो हमारे पास उसके अंदर इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन थी उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस आएंगे। तो हमारे पास टेटनी के अंदर मसल्स, हमारे पास एपिलेप्सी लाइक कन्वर्जन्स आने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। उसके अलावा हमारे पास मसल्स की ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर हमारे पास आई ट्विचेस कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, या फिर फेस के अंदर हमारे पास ट्विचिंग होती रहती है। तो वो जो ट्विचिंग है हमारे पास, अगर वो हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल है उसकी डिक्रीज होने से हो, तब हमारे पास उस डिसीज को बोलते हैं टेटनी। अब टेटनी का जो हमारे पास कॉजेज है, वो सबसे पहले है हमारे पास कैल्शियम का डिक्रीज यानी कि हाइपोकैल्सीमिया। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाए। हमने पढ़ा था कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने के लिए। तो जो कैल्शियम, अगर हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, विच विल फर्दर कॉज अ डिसीज विच इज नोन एज टेटनी। उसके अलावा अगर हमारे पास किसी की डाइट के अंदर कैल्शियम का जो इनटेक है वो कम है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास टेटनी डिसीज कॉज हो सकती है। उसके अलावा अगर हमारे पास किसी पेशेंट के अंदर जो हमारे पास एक्सक्रीशन है कैल्शियम की, अगर वो इंक्रीज हो गई है, तो भी हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास टेटनी डिसीज कॉज हो सकता है। अब जो ये टेटनी डिसीज है जिसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन्स होते हैं या फिर हमारे पास मसल्स की ट्विचिंग होती है, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल है या इनटेक है उसको इंक्रीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स। तो कैल्शियम के हमारे पास सप्लीमेंट्स जो है वो टेटनी को ट्रीट करने के लिए हमारे पास यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट डिसीज जो है हमारे पास वो आती है ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास इट इज अ डिसीज व्हिच इज रिलेटेड टू कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। जब हमारे पास कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तब हमारे पास एक डिसीज कॉज होती है व्हिच इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ ऑस्टियो वर्ड इज रिलेटेड टू बोन्स। तब होता क्या है हमारे पास, जब हमारे पास बोन्स के मास के अंदर डिक्रीज हो जाए या फिर जो हमारी बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, जिसके हमारे पास अगर बोन्स का जो वेट है, जो बोन्स का मास है, अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी। अब जो हमारे पास अगर बोन्स वीक हो जाएंगी तो वो ससेप्टेबल हो जाएंगी फ्रैक्चर के लिए। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो भी हमारे पास सेम कंडीशंस, विटामिन, जब हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, और इनडायरेक्टली हमारे पास अगर विटामिन डी का जो लेवल डेफिशिएंसी हो जाए तो भी हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो सकता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, इट इज वीकनिंग ऑफ the bones which occurs due to decrease in the mass of bones। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज हमारे पास आती है, नेक्स्ट डिसीज आती है रिकेट्स। नाउ रिकेट्स हमारे पास, जो रिकेट्स डिसीज है, रिकेट्स डिसीज occurs due to the deficiency of calcium, one thing, and secondly it also occurs due to deficiency of vitamin D। now calcium and vitamin D both are indirectly related। तो हमारे पास जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है बोन्स के अंदर वो हमारे पास विटामिन डी करवाता है। तो अगर हमारे पास कैल्शियम की डिक्रीज हो जाए और या फिर हमारे पास विटामिन डी डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स जैसी डिसीजेस हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हमारे पास अडल्ट्स में होता है, और जो हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं या फिर चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर हमारे पास रिकेट्स नाम की एक डिसीज होती है। नाउ व्हाट हैपेंस इन रिकेट्स इज, रिकेट्स के अंदर हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है बोन्स की वो डिफेक्टिव होती है। अब बोन्स की जो हमारे पास फॉर्मेशन डिफेक्टिव होगी उसके अंदर हमारे पास क्या आता है,
जो पेशेंट की लेग्स होती हैं वो बोर शेप्ड हो जाती हैं। जब बोर शेप्ड लेग्स हो जाती है हमारे पास, कुछ ऐसी हमारे पास लेग्स हो जाती है बोर शेप्ड, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पेशेंट को हमारे पास वो किसकी वजह से होता है, विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके अलावा हमारे पास रिकेट्स, जो जब हमारे पास पिजन चेस्ट हो जाती है, जब हमारे पास फॉर्मेशन डिफेक्टिव हो बोन्स की, तब उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स। नाउ रिकेट्स अकर ड्यू टू हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड इट कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। लास्ट डिसीज जो हमारे पास कॉज होती है ड्यू टू कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर डिफेक्ट्स के कारण, उसके अंदर हमारे पास लास्ट डिसीज आती है ऑस्टियोमेलेशिया। ना ऑस्टियोमेलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया इज अ डिसीज व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड विद द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तब हमारे पास ऑस्टियोमेलेशिया कॉज होता है। अब ऑस्टियोमेलेशिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है, बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास बोन्स जो है वो बेंड होना स्टार्ट कर देती है। तो आपने देखा होगा जो हमारे पास ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वो उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो वर्टिब्री हो जाती है वो बिल्कुल बेंड हो जाती है, एंड दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, और बोन्स सॉफ्ट होने के कारण हमारे पास जो वर्टिब्री है वो बेंड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। अब ऑस्टियोमेलेशिया भी हमारे पास जो हमारे पास ऑस्टियोमेलेशिया की ट्रीटमेंट है उसके अंदर कैल्शियम के जो विटामिन है that can help the patient. अब राइट नाउ हमने कवर करा है कैल्शियम। नेक्स्ट हमारे पास जो मिनरल आता है वो आता है फॉस्फोरस। हमारे पास जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। अब जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस हमारे पास बॉडी में फॉस्फोरस की क्या क्या फंक्शंस हैं, तो फॉस्फोरस हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए, फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए, फॉस्फोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या नेसेसरी है, फॉस्फोरस। उसके अलावा हमारे पास जो हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है यानी कि एटीपी, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, उसकी जो हमारे पास फॉर्मेशन है उसके लिए भी हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबल है, फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरस। तो जो हमारे पास फॉस्फोरस है तो सबसे पहले हमारे पास क्या काम करता है फॉस्फोरस, न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन। उसके अलावा हमारे पास जो फॉस्फोरस है वो एटीपी की हमारे पास फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। थर्डली हमारे पास जो फॉस्फोरस है वो हमारी बॉडी में एज अ बफर एक्ट करता है। जो फॉस्फेट आयन होता है वो हमारे पास बॉडी का के अंदर हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारे पास जो पीएच मेंटेन करता है वो फॉस्फेट बफर मेंटेन करता है। उसके अलावा हमारे पास फॉस्फोरस और क्या काम करता है, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ के अंदर भी हमारे पास हमने पढ़ा था जब हम कैल्शियम के अंदर फैक्टर्स पढ़ रहे थे कि फॉस्फेट इज नेसेसरी हमारे पास कैल्शियम का जो मेंटेनेंस है उसके लिए। तो फॉस्फेट हमारे पास इनडायरेक्टली बोन्स और टीथ की जो हमारे पास मेंटेनेंस है उसके अंदर भी रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो डिसीजेज आते हैं फॉस्फोरस से रिलेटेड, दोज आर सेम विच आर रिलेटेड टू द कैल्शियम। तो फॉस्फेट की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे पास रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमेलेशिया जैसी डिसीजेस कॉज हो सकती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मिनरल के रिलेटेड आती है वो आती है डेली रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे पास अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम दैट इज रिक्वायर्ड इन अ ह्यूमन अडल्ट इज 800 मिलीग्राम्स। तो 800 मिलीग्राम्स कैल्शियम हमारे पास इज रिक्वायर्ड डेली। और अगर हम ग्रोइंग टीनेजर्स की बात करें, जो हमारे पास टीनेजर्स ग्रो कर रहे हैं या फिर जो हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनके अंदर हमारे पास जो कैल्शियम
दैट इज अप टू 1200 मिलीग्राम्स। अब उसके अलावा हमारे पास जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की डेली रिक्वायरमेंट है हमारे पास 1 to 1.5 मिलीग्राम्स डेली, 1 to 1.5 ग्राम्स डेली। तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हमने मिनरल्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स होते क्या हैं, कैसे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, वो किन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में हमारे पास रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम के अंदर हमने पढ़ा उसके फंक्शंस क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा कि कौन सी डिसीजेज हमारे पास कॉज होती हैं। कैल्शियम के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। नेक्स्ट जो हमने मिनरल कवर करा दैट इज फॉस्फोरस, एंड फॉस्फोरस के रिलेटेड भी हमने यही सब पढ़ा। हमने पढ़ा कि उसके हमारे पास फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास सोर्सेज क्या है। फॉस्फोरस के जो सोर्सेज हैं दैट आर सिमिलर टू कैल्शियम, जो हमारे पास मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसके अलावा हमारे पास एग है, सीरियल्स है, उसके सबके अंदर हमारे पास फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। और लास्टली हमने डिसीजेस पढ़े फॉस्फोरस के और डेली रिक्वायरमेंट पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी जो हमारे पास मिनरल्स हैं जो जिनका बॉडी में हमारे पास रोल है उनके बारे में। थैंक यू।